देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है और 75 साल हो गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं अमृत महोत्सव है। और इस आज़ादी की यात्रा में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, बहुत सारी जर्नीज हमने देखी है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है इक्विटी वेल्थ क्रिएशन का, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने तरक्की की है। उस तरक्की की यात्रा में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद की इक्विटी कल्चर को बढ़ाने में, आगे बढ़ने में मदद की और लोगों को संपन्न समृद्ध करने में बहुत मदद की है। आज ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका नाम है सुनील सिंघानिया। एबेकस एसेट के फाउंडर है और इन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी शुरू की और यहाँ तक आए, उसको आज समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है सिंधी से आवाज की इस खास पेशकश में। तो जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव है ये, और इस अमृत महोत्सव में वेल्थ क्रिएशन की एक बड़ी जर्नी हम लेके चले हैं। आप अपना अनुभव हमारे साथ पहले छोटे में शेयर करिए कि किस तरीके से आपने इसको डेवलप होते हुए देखा। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए, वेरी अप्रिशिएट। तो अगर आप भारत को देखें, आपने जैसे कहा है 75वां साल है इंडिपेंडेंस का। अगर आप भारत की भी अगर जर्नी देखते हो, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और 60 साल लगे हमको, 2007 तक हम $1 ट्रिलियन पहुंचे। अगला $1 ट्रिलियन को सिर्फ 8 साल लगा। तो जितनी वेल्थ हमने पहले 60 साल में बनाई, उतनी एज अ कंट्री हमने अगले 8 साल में बना दी। और उसके बाद वाला जो $1 ट्रिलियन है, उसको सिर्फ 6 साल लगे। तो आज 75 साल में हमने 0 से $3 ट्रिलियन तक का एक सफर तय किया है। और हर बार ये लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, अभी इसके बाद क्या, बट इकोनॉमी बढ़ती गई। तो जब जैसे मैंने मेरा करियर शुरू किया अर्ली 1990s में, तभी इकोनॉमी की साइज थी $250 बिलियन। आज हम $3 ट्रिलियन पे आ गए हैं। तो इकोनॉमी 10-12 गुना हो गई, बाजार 100 गुना हो गया। तब वो जर्नी में अगर आप बीएससी की इंडेक्स देखो और आज का इंडेक्स देखो, करीब करीब 100 गुना हो गया। तो आई थिंक पूरा देश एक फास्ट ग्रोथ ट्रैक पे आई थिंक चल रहा है। पहले हमारी ग्रोथ रेट 2-3% होती थी, फिर जो रिफॉर्म प्रोसेस हुए उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट 6 से 8% लगातार चलती रही। और जो कंपाउंडिंग है वो हमने इकोनॉमी में भी देखी है, और जो भी इन्वेस्टर इंडिया पे पॉजिटिव रहा है और जो इन्वेस्ट कर मनी बना रहा है, उसकी वेल्थ तो और भी ज़्यादा कंपाउंडिंग हुई है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर और भी अच्छा होगा। तो जब इस जर्नी की हम लोगों ने शुरुआत देखी, आप तो उसके गवाह थे और आपके हस्ताक्षर इस जर्नी में, तो पहले ये अमीर लोगों का या बहुत पैसे वाले लोगों का सेक्टर होता था कि इक्विटी के जरिए वो वेल्थ क्रिएट करें। लेकिन अब कुछ समय से, पिछले एक 8 डिकेड से हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से आम लोगों के बीच में ये पहुंचा है और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए, डायरेक्ट इक्विटी के जरिए, पीएमएस के जरिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये ट्रेंड आपको यहां से आगे और कैसे जाते हुए दिख रहा है? नहीं, आपने पहले सही कहा कि ये वेल्दी लोगों का बाजार था। उसका रीजन भी था। एक तो ये थोड़ा सा इसमें लॉन्ग टर्म सोचना भी पड़ता है और थोड़ा वॉलेटाइल होता है। मैं नहीं कहूंगा कि रिस्की होता है, बट वॉलेटाइल होता है। और उसके लिए आपको थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए, जो आप हर साल 2 साल 3 साल के लिए आपको देखना नहीं पड़े उसको, जिसको आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वही अगर हम पीछे जाएं 90 के दशक में या अर्ली 2000 में, सेविंग्स बहुत ही कम होती थी लोगों की। और वो सेविंग्स है ना, हम ग्रो हो रहे थे तो लोगों को घर भी बनाना था, लोगों को गाड़ी भी लेनी थी। आई थिंक वो सब जरूरतें ज्यादा बड़ी थी। उसके बाद में कोई डिस्पोजेबल सेविंग बचती नहीं थी। अभी जैसे जैसे इंडिया की सेविंग्स की रेट भी बढ़ी है और जैसे यंग लोग आए हैं जिनको अवेयरनेस भी है इक्विटी मार्केट के बारे में, और दूसरे जो एसेट क्लास हैं जैसे गोल्ड या रियल एस्टेट, उन पता चल गया लोगों को कि उसमें ज्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली बनते नहीं है। तो एक एजुकेशन, इंक्रीज इन सेविंग्स, अवेयरनेस और लंबा जो सोचने का जो एक चेंज हुआ है, एक जो आदमी का जो कैरेक्टर है या माइंड है, आई थिंक सबको देखते हुए हम बहुत ही मैच्योरिटी की तरफ बाजार बढ़ रहा है। और आप देखिए लास्ट 1.5 साल में या 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना माल बेचा, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर बेचे। आज इंडियन इन्वेस्टर को अपने देश पे कॉन्फिडेंस था, वो एसआईपी के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए उन्होंने पूरा का पूरा वो सेलिंग अब्जॉर्ब कर ली।
अब जब फॉरेनर इंडिया वापस आएंगे तब इंडियन इन्वेस्टर्स पहली बार मुस्कुराएंगे। बल्कि आना शुरू हो गए, ऑलरेडी आना शुरू हो गए। अगर आप देखिए जुलाई के महीने में बदल गया थोड़ा। सर सुनिए सर, आपने तो मतलब छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, हर तरह के इन्वेस्टर्स से आपका एक्सपोजर रहा है। तो अभी आपने जो बात कही कि लोगों को ना पहले थोड़ा सा डर भी लगता था, और गोल्ड, रियल एस्टेट या फिक्स डिपॉजिट ही कर लिया, उसमें उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसमें भले ही रिटर्न कम बने, उसको रोज सुबह उठ के नहीं देखते आज एफडी का रेट क्या है, लेकिन मार्केट में आएगा तो उनको रोज सुबह उठ के, भले ही लॉन्ग टर्म के लिए सुबह उठ के शेयर बाजार देखना है। ये जो साइकोलॉजी है, इसको आप लोग कैसे डिकोड करते हैं? नहीं, ये भी आपने, हम हरदम ये कहते हैं ना, 100 रुपया अगर किसी के पास है तो सिर्फ 5 ही इक्विटी में है, 95 दूसरे एसेट क्लास में है। लेकिन वो 5% जो इक्विटी में है ना, उस पे 99% आदमी अपना समय देता है और बाकी 95% पे 1% देता है। जैसा आपने सही कहा, मैं आपको लिख के देता हूं, जो एफडी का इन्वेस्टर है उसको ये भी पता नहीं होगा कि उसको एफडी में ब्याज क्या मिल रहा है। सेविंग्स इंटरेस्ट में 2.75% इंटरेस्ट है, वो किसी को याद भी नहीं होगा, कोई नो वन बॉदर्स ऑल्सो। और जैसे रियल एस्टेट है, आप अपना घर का भाव थोड़ी रोज रोज निकालते हो, हर मिनट निकालते हो। तो इक्विटी इतना ट्रांसपेरेंट एक इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है, ऑन अ सेकेंड टू सेकेंड आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो लोगों को थोड़ी थ्रिल भी है, थोड़ा एक ट्रांसपेरेंसी भी है, और उसको रहते हुए लोग आदत से मजबूर हैं और देखते ही देखते हैं, और देखना भी चाहिए। खाली एक ही चीज है, यू कांट रिएक्ट ऑन अ सेकेंड टू सेकेंड बेसिस। अच्छा ये बताइए, इस साल भर में डबल हो जाएगा क्या ये? तो हम उनसे ये कहते हैं भाई आप बताओ, ऐसा कहाँ आपने आज तक पैसा लगाया जो गारंटी से साल भर में डबल हो जाए? इक्विटी में वो 5% है ना, वो हर साल डबल होना चाहिए, और जो बाकी 95% जो दूसरी जगह लगा हुआ है, उसकी रिटर्न आ रही है कि नहीं है, वो किसको पड़ी भी नहीं है और कोई ट्रैक भी नहीं करता है। करेक्ट। तो अब हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर की बात करें। ये एक बहुत ही मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। ये इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट डेटा एनएससी पल्स का हमने देखा कि उस पर रिटेल इन्वेस्टर एकदम मजबूती से खड़ा, एक शेयर नहीं बेचे उसने। एफआईआई 0.5% बेच के चले गए, 2 क्वार्टर से लगातार बेचा, और म्यूचुअल फंड है उसको और बढ़ाया, तो वो भी रिटेल के थ्रू ही आया। तो ये दिखाता है कि बुनियाद तो बड़ी मजबूत है। अब यहां से आगे जाते हुए जो बाजार की समय स्थिति है, जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है, अमेरिका में रोज सुबह उठ के आजकल लोग फेड की कमेंट्री सुनने लगे हैं बीपी बढ़ाने के लिए, तो इस पे आप कैसे समझाएंगे हमारे निवेशकों को? देखो, एक तो वर्ल्ड बहुत डायनेमिक है, दूसरा है ना, पहले न्यूज है ना 1 दिन 2 दिन बाद में लोगों के पास पहुंचती थी, और लोग फिर 1 हफ्ते बाद उस पर रिएक्ट करते थे। आजकल न्यूज हर सेकंड पहुंचती है, इतने न्यूज चैनल्स हैं, आप लोग भी एक्टिव रहते हो 24/7, फिर फर्स्ट ऑन वो भी होता है। दूसरा, आजकल जो न्यूज बनाता है वो ही ट्वीट कर देता है, तो ऑन अ मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड सबके पास वो न्यूज आती है। और वर्ल्ड भी डायनेमिक हो गया है, आज सब कंट्रियां ना इंटरकनेक्टेड है। कोई भी इवेंट कोई भी एक कंट्री में अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री में भी होता है। तो जैसा आपने कहा, अगर रशिया और यूक्रेन का कुछ हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो उसके वजह से सब कमोडिटी के भाव बढ़ गए, तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट हुआ, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया, इंटरेस्ट रेट सब जगह बढ़े। आज अगर डॉलर मजबूत होता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सब कंट्रियों को भी होता है। अभी ताइवान का एक सिलसिला चालू हो गया है, तो उसका भी एक डर है जो सबको इम्पैक्ट करेगा। तो आई थिंक ये जो इवेंट्स है, एक तो ज्यादा हो रहे हैं, प्लस वो हमें मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड हम उनके बारे में जानते हैं, और हमारा ह्यूमन नेचर है, जो हम जानेंगे उस पर रिएक्ट भी करेंगे। और सब लोग एक ही इवेंट पे एक ही डायरेक्शन में एक साथ रिएक्ट करते हैं, इसके लिए वॉलेटिलिटी इतनी ऊपर नीचे होती है। कुछ लोग कहते नहीं अभी लगा दो भाई, सही समय होता है। तो क्या कोई सही समय होता है, या इस समय भी बाजार लगा देना चाहिए पैसे? आपने सही कहा, टाइमिंग करना एकदम इम्पॉसिबल है। आप इसी साल का देख लीजिए, साल चालू हुआ बहुत ही ऑप्टिमिज्म से, फिर फरवरी एंड में रशिया का इशू हो गया, तो बाजार में करेक्शन आया। मई और जून बहुत ही खराब गए, और जून में लग रहा था बाजार अभी और गिरेगा, और ऐसा यू टर्न मारा कि 1 महीने में ही सेंसेक्स 6-7 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 2000 पॉइंट बढ़ गया। तो बहुत डिफिकल्ट है ये, और ये हमें मानना चाहिए। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिप्स के से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते जाओ, उससे अपने आप ही आपका ऊपर नीचे जो बाजार है वो एक स्मूदन हो जाएगा।
जहां तक मेरी एडवाइस रहेगी, मैं तो देखो इटरनल ऑप्टिमिस्ट हूं, और मेरा ये मानना है कि जिसको लग रहा है, जो भी इन्वेस्टर को लगता है कि कल आज से बेटर होगा, उसी को इक्विटी में डालना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं कल आज से खराब होगा, तो आप प्लीज इक्विटी में मत डालिए पैसा। और अगर आपको ये लगता है और आपका अगर होराइजन 5-7 साल का है, तो आप 2% नीचे या 5% ऊपर डालोगे, उससे कुछ आपका फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें बताया गया कि अगर आपने 10 अच्छे दिन भी मिस कर दिए बाजार में, तो आपका रिटर्न है ना 12-13% कंपाउंडिंग से 3 या 4% कंपाउंडिंग हो जाता है। तो आई थिंक ये हमें सीखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। जैसे लास्ट 1 महीना जिसने मिस कर दिया, उसका ऑलमोस्ट 6-8 महीने का रिटर्न चला गया, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मेरा तो ये मानना रहेगा कि अगर आपका 5 साल का व्यू है तो एनी टाइम इज गुड टाइम, और अगर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें 3-4 महीने के एवरेज में आपने डाल दिया, वो आप अपनाइए। सुनील सर, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, बहुत सारे काम हो रहे हैं, कुछ जगह पे पैराडाइम शिफ्ट है, एकदम बिल्कुल नई चीज आ रही है। जैसे ऑटोमोबाइल में एक नई थीम चल रही है, एनर्जी में नई थीम हाइड्रोजन की शुरू हो गई है, आईटी में भी अब सर्विस के अलावा प्रोडक्ट और डेटा में बड़ा फोकस हो रहा है। तो ऐसे नए आइडियाज आपको कौन से अच्छे लगते हैं इस वक्त जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ चल रहे हैं? देखो, एक डिजिटल वर्ल्ड इज हियर टू स्टे। आज हम हमारे खुद के भी अगर आप हैबिट्स देखें, तो द वे वी वर्क, द वे वी स्टडी, द वे वी शॉप, द वे वी एंटरटेन, सब में डिजिटल का कहां ना कहां योगदान है, और उसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता है। खाली प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़े जो डिजिटल कंपनियां लिस्ट हुई थी, वो आई वुड से तेजी में लिस्ट हुई थी। कंपनियां अच्छी थी, उनके प्राइसिंग थोड़े गड़बड़ थे, और एटलीस्ट हमारे ऐसे इन्वेस्टर जो प्रॉफिट वाली कंपनी को देखते हैं, उनके लिए वो कंपनियां ऐप नहीं थी। बट ये डिजिटल एज अ थीम है ना, ये 10, 20, 25, 30 साल की थीम है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कोई कंपनी मिले जिसमें विजिबल प्रॉफिट है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें मोट है, जिसमें एक बोलते हैं ना यूनिक चीज है, जिसके बिना आप वो पर्टिकुलर काम कर नहीं सकते हो, आई थिंक वो थीम इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा, इंडिया में ना लास्ट 5-7 साल में है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हुई, क्योंकि सब कंपनियां थोड़ी तकलीफ में थी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, बैंक्स की हालत थी खराब थी, तो डेट नहीं मिल रहा था। आई थिंक वो सब चेंज हो रहे हैं। बैंक्स की हालत बहुत अच्छी है, एनपीएस है नहीं, बैंक की एबिलिटी टू लैंड बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट भी अपना केपेक्स कर रही है। हमने 75 साल में 75 एयरपोर्ट बनाए, अब अगले 5 साल में वो 75 के 150 एयरपोर्ट हो जाएंगे। कम से कम 50 सिटीज में मेट्रो का काम चालू है, रोड तो हमने देखा ही है। बड़े बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश ने बोला है कि वी वांट टू बी $1 ट्रिलियन इन इकोनॉमी। आज पूरा इंडिया 3 ट्रिलियन है, और अकेला यूपी ने एक टारगेट ले रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो आई थिंक ये जो कैपिटल गुड सेगमेंट है, उसमें बहुत साल बाद में एक लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। 6 महीने पहले तक लग रहा था नहीं, ये मेटल के भाव जब तक ऊंचे रहेंगे तब तक ये कैपिटल गुड्स वाले थोड़े सफर करेंगे, लेकिन आप इनका नसीब देखिए, एक तो ऑर्डर भी हैं और अब मेटल के भाव सब 20-25% गिर भी गए हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 साल एक कैपिटल बिल्डिंग वाली जो थीम है वो भी बनेगी। फिर नई नई थीम है, जैसे अभी हम आज घर पे ऑर्डर करना सीख गए हैं खाना, तो एक QSR वाली कंपनियां सब अच्छा चल रही है। अगेन इनके पी बहुत ऊंचे हैं, तो हम जैसे इन्वेस्टर थोड़े उनको डर डर के लेते हैं, बट एक फैक्ट है आज जो QSR की थीम है बहुत ही अच्छी थीम है। फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें बहुत ही बड़ा स्कोप है। पर्टिकुलरली बैंक्स में आप देखिए, बड़ी बैंक्स और स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो मुझे अच्छा ब्रांड चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, और आई थिंक ये फिनटेक का एक एडवांटेज मिल रहा है बड़ी बैंक्स को। आई थिंक वो भी एक अच्छा है। एक इंडिया के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड है। हमारे सब सेक्टर्स में प्रेजेंस है, आईटी, फार्मा, केमिकल, ऑटो, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, तो चॉइस बहुत है। और आई थिंक फॉर एन इन्वेस्टर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा, ये चाइना +1 थीम भी बहुत ही स्ट्रांग है, केमिकल वाली। आई थिंक अक्रॉस, इट इज नॉट ओनली केमिकल। तो क्या हो गया ना सर, पहले तो पूरी दुनिया को चाइना एक बोलते ना विलन के रूप में दिखता है,
और अगर एक कंट्री है जो रशिया जैसे किसी और कंट्री पे अटैक कर सकती है, वो है चाइना। ऐसा फीलिंग है, कंट्रियों की भी फीलिंग है। तो एनीवे उनको चाइना से अपना इंपोर्ट कम करना है, वो इमीडिएटली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो आई थिंक इंडिया विल बेनिफिट इन सम सेक्टर्स देयर। दूसरा, जो यूरोप में एनर्जी को लेके जो क्राइसिस है, उनके पावर कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं दैट मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है। तो उसका भी बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। आप देखिए इंडियन इंजीनियरिंग कंपनीज, इंडियन केमिकल कंपनी जैसे आपने कहा, इंडियन इवन गारमेंट्स एंड कंज्यूमर गुड कंपनीज, आई थिंक सब में बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कैपिटल गुड्स पे। मुझे ध्यान है कि उस मंदी के दौर में भी वो जो दो बड़ी वाली कंपनियां हैं वो लाइफ हाई पे चल रही हैं। हाँ, तो टेलविंड आ गया। एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, प्लस ऑर्डर बुक अच्छी है, और मैंने बोला ना, सोने पे सुहागा हो गया कि मेटल के भाव करेक्ट हो गए। तो ये जो थीम है सर, ये पकड़ना आप लोगों से हम लोग सीखते, जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया। नहीं, हमारे भी मिस हो गई सर, हमने भी नहीं पकड़ी। एक और थीम जो इस वक्त चल रही है, वो मतलब पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, हो सकता चलती रहे। प्रीमियमाइजेशन हो रहा है इंडिया का। यहाँ पे आप देखिए तो महंगे वाले प्रीमियम कपड़े, महंगी वाली गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, ज्वेलरी और शूज़ में भी बड़े प्रीमियम क्लास में। तो ये वाली जो सेगमेंट है पूरा हर सेक्टर का, वो लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से, या ब्रांड कॉन्शियसनेस की वजह से। मैं पढ़ रहा था कि इनरवियर की एक रिसर्च आई कि सबसे तेजी से ये सेक्टर ग्रो करेगा, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें लोग ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। तो क्या ये वाली थीम आपको लगती है कि इंडिया में बड़ी स्तर पे प्ले हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत अपलिफ्टमेंट होना है लोगों का? नहीं, आई थिंक फॉर्मलाइजेशन की थीम 3-4 साल से बात कर रहे हैं लोग। उसमें बीच बीच में थोड़े रोड ब्लॉक आ गए। पहले डीमोन आ गया, फिर जीएसटी आ गया, फिर कोविड आ गया। इसके लिए जो 4-5 साल पहले होना चाहिए था, वो अब हो रहा है। और वो बहुत ही, आपने जैसे एकदम अच्छे वे में बताया, एक्चुअली हो रहा है। तो आप अगर गांव में जाओगे तो उनको, जैसे आपने कहा, उनको अपने हिसाब से ब्रांड चाहिए। तो जो टियर 2 टियर 3 वाले ब्रांड चाहिए, फिर उनके एक स्टेप ऊपर उनको प्रीमियम ब्रांड चाहिए। और जो बोलते ना, दुनिया में अराइव हो चुका है, जिसके पास बहुत ही कुछ ज्यादा पैसा आ गया बिकॉज उसके पास स्टॉक ऑप्शन थे, या उसने कोई कंपनी बेची, या और उसके और कुछ हो गया, उनको एकदम वर्ल्ड क्लास ब्रांड चाहिए। और इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़। अगर 1% भी वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड में चले गए तो पूरा यूरोप का जितना पॉपुलेशन है उतना इंडिया का पॉपुलेशन हो ब्रांड खरीदने चले जाएगा। तो आई थिंक वो क्लियरली दिख रहा है। लकीली, जैसे मैंने कहा, इंडिया में है ना, प्रेजेंस है हर सेक्टर में। तो अभी एक अच्छी कंपनी लिस्ट भी हुई थी जो प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ थी। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियरली द स्टोरी। और हमारा भी ये मानना है कि अगले 6 महीने में क्या होगा ना, एक तो रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का भी फोकस है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, दाम भी अच्छे मिले, चावल हो, गेहूं हो, ऑयल सीड्स हो, कॉटन हो, शुगर केन हो, फार्मर्स को इस साल दाम भी अच्छे मिले। तो रूरल इनकम बहुत ही अच्छी है। और अर्बन इनकम में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में सबको सैलरी इंक्रीज मिली है। और सर अभी क्या है ना, अगले 6 महीने में फेस्टिव सीजन ही फेस्टिव सीजन है। 2019 के बाद 3 साल बाद हम त्योहार मनाएंगे। और इंडियंस को त्योहार और शादियों में इतना पैसा खर्चे करने की आदत है और अच्छा लगता है। तो आई थिंक नेक्स्ट 6 महीना ना कंजम्पशन विल बी अ बिग थिंग। तो इन एडिशन, जैसे आपने कहा फॉर्मलाइजेशन, आई थिंक उसी दोनों का फायदा होगा। आप दुनिया में है ना कोई बड़े बड़े कंट्रियां देखिए और उनका इवोल्यूशन देखिए। होम ग्रोन ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े हो गए। आज यूएस में तो चलो और यूरोप में तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ही, बट चाइना में जाओगे तो चाइना के डोमेस्टिक ब्रांड्स बहुत बड़े हैं। कोरिया के डोमेस्टिक ब्रांड, जापान के डोमेस्टिक ब्रांड्स। आई थिंक इंडिया में अभी भी जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। और आई थिंक उधर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो वेल नोन ब्रांड्स है वो तो सब 70-80 पी में चल रहे हैं। ये जो सेकंड और थर्ड टियर ब्रांड्स है वो अभी भी 15-20-25 पी में मिल जाते हैं। एक सेक्टर और सर, जरा उसको भी मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, वो है ऑटो सेक्टर। उस पर एक नई थीम भी शुरू हो गई है और एक पुरानी तो चल ही रही है। अब उसमें इन्वेस्टर जो है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे प्ले करें, नए वाले के साथ जाएं, पुराने वाले के साथ जाएं, एंसिलरी के साथ चले जाएं, या बैंक के थ्रू ही प्ले करें इसको।
आप लोग कैसे इसको एसेस करें? बड़ा नया आइडिया है। तो अगला 6-8 महीना तो बहुत अच्छा है ऑटो के लिए, पर्टिकुलरली 4 व्हीलर्स के लिए, क्योंकि क्या हो गया था, एक तो पेंट अप डिमांड थी, सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे लास्ट ईयर, कोविड के हिसाब से कोई ज़्यादा गाड़ियां खरीद ही नहीं रहा था, वो सब घर से ही काम कर रहे थे, तो गाड़ियों की जरूरत ही नहीं थी। तो एक तो पेंट अप डिमांड है, तो वो पेंट अप डिमांड के वजह से सब कंपनियों की बुकिंग एकदम 6 महीने 12 महीने की हो गई है। और वही जो मैंने कैपिटल गुड्स में बोला, वो फायदा अभी गाड़ियों को भी हो गया कि आपके मेटल के भाव, आपके टायर के भाव, आपके कांच के भाव सब नीचे आ रहे हैं अभी। तो एक तरफ तो आपकी बुकिंग है, तो आपको भाव घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 1-1 साल और 6-6 महीने की बुकिंग है तो आप दाम क्यों घटाओगे। और एक ये पूरा टेलविंड आ गया, प्लस मार्केट वॉज लाइट ऑन ऑटो। तो एक 6-8 महीने का एक बहुत अच्छा एक आपको आई वुड से एक सिक्लिकल आपको मिलेगा रन। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म व्यू ऑटो पे थोड़ा सा आई वुड से कॉशियस है, टू नेगेटिव है। उसके रीजन है, अगर आप दुनिया में देखोगे तो खाली जो ईवी वाली कंपनी है टेस्ला, उसी ने वैल्यू बनाई है, और वो तो 1% भी नहीं है टोटल सेल्स का, अगर आप नंबर ऑफ कार्स के हिसाब से देखो। लेकिन क्या एक कंसेप्ट है, जो डिसरप्शन अगर दिखता है ना, तो पी मल्टीपल नीचे जाते जाता है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप है ना बहुत ज्यादा एक्साइट मत होइए। अगर आपको कोई करेक्शन में मिले तो 6-8 महीने 1 साल के लिए बहुत अच्छी थीम है, पर्टिकुलरली डायरेक्ट ऑटो। बट अदरवाइज जो डिसरप्शन होगा वो इसी सेक्टर में होगा। अभी हो सकता है कि कोई कंपनियां दे ऑल्सो यूज दैट डिसरप्शन टू देयर एडवांटेज, जैसे इंडिया की भी ऑटो कंपनियां ने अपना अपना ईवी का एक सेगमेंट बना लिया है। तो अगर वो ईवी सेगमेंट में अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो वो ऑटो कंपनियां फिर भी आप 5 साल के हिसाब से देख सकते हो। अदरवाइज जिसका ईवी स्ट्रैटेजी नहीं है, वो ऑटो कंपनियां मैक्सिमम 6-8 महीने के हिसाब से आप बस एक सिक्लिकल मूव के हिसाब से ही देख सकते हो। परफेक्ट। सुनील सर, एकदम अंत में हमारे निवेशकों को इस अमृत महोत्सव के मौके पर आपका संदेश क्या है? नहीं, संदेश तो मैंने कहा, 75 साल लगे हमको $3 ट्रिलियन तक पहुंचने को। मेरा मानना है 3 ट्रिलियन का 6 ट्रिलियन अगले 7 साल में हो जाएगा। तो आप सोचिए, जो देश ने 75 साल में वेल्थ बनाया है, वो अगले 7 साल में बनने वाला है। तो 2029 जब थर्ड टर्म होपफुली होगा, तब हमारा $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी और इतना वेल्थ आपके सामने दिख रहा है आपको। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप इन्वेस्टर बने रहिए, ऊपर नीचे आप डिस्कस करिए, बट उनसे डरिए मत। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया और उनको एक पॉजिटिव वे में सोचने के लिए संदेश दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद और जय हिंद। आजादी को